जय हिंद, वणकम, सत श्री अकाल, नमस्कार। वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। स्टूडेंट कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए। नर्सिंग असिस्टेंट का वीकली टेस्ट पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ये टेस्ट पेपर बिल्कुल आपकी जो एग्जाम में पेपर आने वाला है बिल्कुल उसी के जैसे 50 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं और टाइम ड्यूरेशन आपको 1 घंटे की दी जाएगी। नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है, तो उस हिसाब से आज हम ये जो टेस्ट पेपर है सॉल्व करने वाले। तो चलिए इस टेस्ट पेपर को हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन जीके का कर लेते हैं। क्वेश्चन है 15वें ब्रिक्स का मेजबान कौन सा देश रहा है? विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ 15th ब्रिक्स समिट? तो स्टूडेंट 15th ब्रिक्स समिट जो हुई है अभी रिसेंट हुई है 2023 में, जिसमें आपने सुना भी होगा जब हमारा चंद्रयान 3 लैंडिंग कर रहा था तो प्रधानमंत्री पीएम मोदी वहाँ पर नहीं थे। उन्होंने दूसरी जगह से संबोधन किया था सभी का। तो कहाँ से संबोधन किया था उन्होंने? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से किया था, क्योंकि वो ये जो 15th ब्रिक्स समिट हो रही थी साउथ अफ्रीका में उसमें शामिल हुए थे, जो कि कब हुई थी? 23 अगस्त 2023 को, जब हमारा चंद्रयान 3 जिस दिन लैंड हुआ था। तो ये कब हुई थी, कहाँ हुई थी? साउथ अफ्रीका में, दक्षिण साउथ अफ्रीका में। और ब्रिक्स का फुल फॉर्म भी आप सभी को पता होना चाहिए। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। दिस इज़ द फुल फॉर्म बेस्ड ऑन द कंट्री नेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत का प्रमुख युद्ध टैंक कौन सा है? विच इज़ द मेन बैटल टैंक ऑफ इंडिया? तो कौन सा है स्टूडेंट? नाम याद होना चाहिए आपको, अर्जुन। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों प्राप्त हुए हैं? हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड बोथ भारत रत्न एंड निशाने पाकिस्तान? ये अवार्ड्स, जो दोनों अवार्ड किसने रिसीव किए थे स्टूडेंट? तो ये जो थे मोरारजी देसाई, जो कि हमारे पीएम रह चुके हैं, इंडिया के 4th पीएम, प्रधानमंत्री, चौथे प्रधानमंत्री थे ये हमारे देश के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सत्यमेव जयते पुस्तक किससे लिया गया है? सत्यमेव जयते इज अडेप्टेड फ्रॉम विच बुक? तो कौन सी बुक से जो है ये सत्यमेव जयते लिया गया है स्टूडेंट? मुंडका उपनिषद। रूस की राजधानी है, द कैपिटल ऑफ रशिया। तो अभी स्टूडेंट रिसेंट में जो रशिया है यानी कि रूस है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया है, बहुत सारे कारण। एक तो वार हो चुका है, दूसरा ये कि इन्होंने भी अपना चंद्रयान जो है लूना 25 मून पर भेजा था, जो कि क्रैश हो चुका है, इसलिए रशिया भी बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में है। तो इसके बारे में क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम कैपिटल का ही क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि कैपिटल हमारी एग्जाम में पूछी जाती है। तो रूस की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो कौन सी है स्टूडेंट? मॉस्को। और इसकी स्पेस एजेंसी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं पेपरों में, रोसकोसमोस। जैसे कि हमारी इंडिया की इसरो है, इसी तरह से रशिया की जो है रोसकोसमोस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नौसेना में कैप्टन की अगली वरिष्ठ रैंक है। विच इज़ द नेक्स्ट सीनियर रैंक टू कैप्टन इन नेवी? तो ये जो रैंक आपको दिखाई दे रही है स्टूडेंट, ये सारी नेवी की रैंक है। तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि नेक्स्ट टू द कैप्टन, कैप्टन के ऊपर जो है वो कौन सी रैंक होती है? तो कौन सी होती है? कमोडोर। ये आप यहाँ पर लिस्ट में देख पा रहे होंगे। उसके बाद रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल, दीज आर दी रैंक्स इन नेवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वह बिंदु जिस पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग हुई है उसका क्या नाम है? द पॉइंट एट विच चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम सॉफ्ट लैंडेड इज नेम्ड एज? तो स्टूडेंट आप सभी को ये तो पता ही होगा कि चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग हुई है साउथ पोल पर हुई है। वी ऑल नो दैट, साउथ पोल। लेकिन साउथ पोल पर जो जहाँ पर लैंडिंग हुई है उसका पर्टिकुलर नाम रख दिया गया है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। इट इज़ शिव शक्ति, उसे शिव शक्ति कहा जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आप इसके साथ याद कर लीजिए कि जो चंद्रयान 2 था उसके लैंडिंग स्पेस जो है, लैंडिंग पॉइंट, उसका क्या नाम है? उसका नाम क्या रखा गया था स्टूडेंट? तिरंगा। ये भी पूछा जा सकता है ना, तिरंगा। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है उस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या होगा? शिव शक्ति, तिरंगा, चंद्रयान 2 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की महत्वपूर्ण उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को भारत में जश्न मनाने का निर्णय लिया गया है। तो कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाएगा इंडिया में? तो स्टूडेंट जो इम्पोर्टेंट डे और डेट्स थे उसमें एक और ऐड हो जाएगा, जो कि क्या होगा?
नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा हर साल 23 अगस्त को, बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ द चंद्रयान 3। सो राइट आंसर इज नेशनल स्पेस डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉ का क्या मतलब है? व्हाट डज द मीनिंग या फिर फुल फॉर्म फॉर द रॉ? तो इसका फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, अनुसंधान और विश्लेषण विंग। अभी ये रॉ के बारे में तो सभी को पता ही होगा, ये इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है ना, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेड क्वार्टर ऑफ द रॉ न्यू दिल्ली। मैक्सिमम हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में ही मिलेंगे। इसका भी कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में ही है रॉ का हेडक्वार्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? व्हाट इज द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा? तो स्टूडेंट प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है? 543। जो स्टूडेंट बिल्कुल हर एक सब्जेक्ट हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हो और चाहते हैं कि हमको एग्जाम क्रैक करना है, तो आप सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन पर चलाई जा रही नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल की जो फाउंडेशन बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हो। उस बैच के अंतर्गत हर एक सब्जेक्ट हर एक टॉपिक को मैंने बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है और साथ ही साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की है। वहां पर आपको डिटेल में हर एक टॉपिक पढ़ने को भी मिलेगा और साथ में क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है टॉपिक और अगर आपको प्रैक्टिस करना है, एग्जाम के पेपर की जैसा प्रैक्टिस करना है, तो आपको वहां पर टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की गई है स्टूडेंट। तो वो टेस्ट सीरीज भी आप दे सकते हैं और अपनी एनालिसिस भी कर सकते हैं। अगर आपको इस बैच से रिलेटेड फिर भी कुछ डाउट हो तो आप हमारे डिस्प्ले हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं और बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए अब हम मैथ्स का सेक्शन कर लेते हैं। इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही बस फॉर्मूले आपको लर्न करना है। क्वेश्चन है आपका, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 8 मीटर और 10 मीटर है। चलिए दो भुजाएं हम बना लेते हैं, एक थोड़ी बड़ी 8 मीटर, एक छोटी है 8 मीटर और एक थोड़ी बड़ी है 10 मीटर, है ना। अब इन्होंने कहा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अब ये क्या है? राइट ट्रायंगल है, तो फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल का क्या होता है? जल्दी से बताइए। इट इज़ 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, है ना। ये बहुत बार हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बेस आपका 10 है और हाइट या दैट मीन्स परपेंडिकुलर इज 8। चलिए 2 5 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40 मीटर स्क्वायर। तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए। सो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं वो नोट करते जाइए कॉपी में फॉर द रिवीजन एट द टाइम ऑफ एग्जाम, है ना। चलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 40 मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12,500 रुपीज़ की एक राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। द सम ऑफ द रुपीज़ 12,500 अमाउंट्स टू द रुपीज़ 15,500 इन 4 years एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के रेट से इन्होंने ये जो अमाउंट है कैलकुलेट किया है। तो आपको बताना है व्हाट इज़ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का रेट क्या है? तो हमें पता है स्टूडेंट की जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। मूलधन, दर, समय और ये साधारण ब्याज। लेकिन अमाउंट क्या होता है? अमाउंट इज़ द सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। साधारण ब्याज और मूलधन का जोड़ देने पर हमें जो है मिश्र धन यानी कि अमाउंट मिल जाता है ना। इन्होंने अमाउंट दिया है इसलिए हम ये फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे। अब अमाउंट कितना हो जाता है? तो इन्होंने कहा 15,500 रुपये। और सिंपल इंटरेस्ट दिया नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले से। तो प्रिंसिपल हमें पता है, मूलधन जो कि कितना है 12,500। रेट जो है दर इन्होंने पूछी है, टाइम 4 ईयर दिया है 4 साल के लिए, 100 प्लस प्रिंसिपल यहाँ पर 12,500। चलिए इसको हम इधर लेके माइनस कर लेते हैं 12,500 को और यहाँ से ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। चलिए 125 इंटू 4, 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 10 कैरी 1, 4 1 ज़ा 4 और एक 5, 500 इंटू आर। चलिए माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा स्टूडेंट? यहाँ पर 0 0 अगेन 0 और 3,
3000 इज इक्वल टू 500 इंटू आर, ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 6 30, दैट मीन्स रेट जो आया आपका कितना आया 6%। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या जिसे 25, 73 और 97 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है, वह कौन सी है? द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 25, 73, 97 टू लीव द रिमाइंडर सेम इन ईच केस। तो स्टूडेंट, जो नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल की बैच चलाई जा रही है सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन पर, वहाँ पर मैं मैथ्स के टॉपिक भी करवा रही हूँ, जिसमें मैंने HCF LCM शॉर्ट ट्रिक से आपको करवाए हैं। तो वही ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, उसमें से एक ट्रिक हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में यूज़ कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है, तो सबसे पहले तो कंडीशन क्या दे के रखी है उन्होंने कि रिमाइंडर इन ईच केस सेम रिमाइंडर ना चाहिए। तो इस केस में HCF जो निकलता है उसका ट्रिक या फॉर्मूला आप मान लीजिए वो क्या होता है, HCF निकालना आपको x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स, इसका आपको निकालना है HCF। ये फॉर्मूला होता है जब आपको क्या दिया हो, कंडीशन ध्यान रखिए, लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, हर एक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो। तो यहाँ पर x y z ये तीनों नंबर हो सकते हैं। अब यहाँ मॉड लगाने का मतलब ये है कि क्योंकि 25 में से आप 73 को माइनस करोगे तो माइनस में आएगा ना, छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो आपको माइनस नहीं लेना, मोड दैट मीन्स आपको प्लस ही वैल्यू लेना है ना। तो HCF आपको निकालना है किसका, 25 माइनस 73, ओके, 73 माइनस 97, ओके, और 97 माइनस 25, यहाँ से आपको 3 नंबर मिलेंगे। 25 माइनस 73 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको स्टूडेंट, यहाँ पर 48, यहाँ पर 24 मिलेगा और यहाँ पर 72। चलिए अब यहाँ पर मैंने माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि मोड से कोई सी भी वैल्यू बाहर जब आती है तो वो पॉजिटिव होके ही आती है, मोड का ये मीनिंग होता है और कुछ नहीं। और कैलकुलेशन में मोड का कुछ यूज़ नहीं है, ओनली प्लस साइन कम्स आउट फ्रॉम द मोड, है ना। तो ये 3 नंबर आ गए हमारे HCF, 48, 24, 70। चलिए इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर लेते हैं, 24, 48 और 72। अब HCF हम लॉन्ग प्रोसेस जो होती है फैक्टर्स निकालते हैं, फिर जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उस तरह से नहीं करेंगे। शॉर्ट ट्रिक आपको बता देती हूँ, पहले नंबर में से इन दोनों को माइनस सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना होगा, 24, 48 माइनस करेंगे तो 124 होगा, है ना। 74 में से 48 माइनस करेंगे अगेन 24। तो ये तो अभी नंबर सेम आए, लेकिन इसमें से आपको स्मॉलेस्ट नंबर पिकअप करना, सबसे छोटा नंबर उठाना है और उस नंबर से सभी को डिवाइड करना है। क्या 24 से 24 डिविजिबल है, डिवाइड हो रहा है, भाग जा रहा है, 24 का 24 में हाँ जा रहा है 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, दैट मीन्स जिस नंबर से आपका भाग चला जाता है, डिवाइड हो जाता है, दिस इज़ योर HCF। तो HCF क्या होगा स्टूडेंट, 24, इट इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए, और हाँ कंफ्यूज नहीं होना, 12 नहीं होगा आपको, ऐसा नहीं है कि स्मॉलेस्ट नंबर पिकअप करना है, कॉमन नंबर जो आता है तीनों में कॉमन नंबर क्या होगा, वही आपका HCF होगा, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने पेपर में क्वेश्चन किया था उसमें कंफ्यूज हो गए थे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रेडिशनल मेथड से निकाल के आप चेकआउट कर सकते हैं, इट्स 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत परेशान हो जाओगे, छोड़ दोगे और इस टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम में करके नहीं आओगे। लेकिन ट्रिक्स से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ट्रिक्स हम लगाएंगे यहाँ पर सब्सटीट्यूशन की, सब्सटीट्यूशन मतलब वैल्यू पुट करना, है ना। तो कौन सी वैल्यू आप ऐसे पुट करोगे थीटा की जिनका वैल्यू रखने पर दोनों को प्लस करने पर 2 आना चाहिए। दैट मीन्स अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू भी 1 मिल जाए और कॉसेक थीटा की वैल्यू भी 1 मिल जाए तो हम प्लस करके क्या मिल जाएगा फाइनली 2। तो जैसे तैसे करके हमें 2 यहाँ पर लाना है। तो कैसे लेकर आएंगे, साइन थीटा में 1 कब होता है, 90 डिग्री पर, है ना। तो थीटा की वैल्यू अगर मैं 90 डिग्री पुटअप कर देती हूँ यहाँ तो 1 मिल जाएगा। क्या कॉसेक 90 डिग्री ऑल्सो 1 होता है, इट्स ऑल्सो ट्रू, बिकॉज साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, और साइन की वैल्यू 90 डिग्री पे 1 है तो 1 का अपोजिट भी क्या होगा, रिवर्स, दैट मीन्स 1 डिवाइड बाई 1 ऑल्सो 1। तो ये भी 1 हुआ और ये भी 1 हुआ, दैट मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट, 1 + 1 2। तो हमारा जो है कंडीशन ट्रू हो गई कि हम अगर थीटा 90 डिग्री वैल्यू पुटअप कर देते, सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी जो इन्होंने क्वेश्चन में दी है। तो दैट मीन्स हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुटअप कर सकते हैं। चलिए पुटअप कर देते हैं, तो हमारी जो वैल्यू पूछी है वो आ जाएगी। तो 90 प्लस कॉसेक 90, है ना। अब इसको आप इस तरह से लिखोगे, साइन 90 1 होता है, उसकी पावर 8, कॉसेक 90 ऑल्सो 1, इसकी पावर 8, और 1 की पावर आप कितनी भी करिए 1 ही मिलता है ना।
1 की पावर 0 करोगे तो भी 1 होगा और 1 करोगे तो भी 1, 2, ठीक है। तो कितना होगा 1 + 1 2। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ स्टूडेंट 2। देखिए कितने कम स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह की ट्रिक आप नोट करते जाइए कॉपी में। ट्रिग्नोमेट्री टफ नहीं है, ट्रिक से मैंने पढ़ाई है आपको बैच के अंदर ईजी वे में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में 6 सफ़ेद और 4 काली गेंदें हैं। 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, उनके एक ही रंग की होने की प्रायिकता क्या होगी। अ बैग कंटेन 6 वाइट बॉल्स, 4 ब्लैक बॉल्स, 2 balls are drawn at randomly, find the probability that they are the same color। बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन हम करा चुके हैं जब सीक्वेंस की बात करी हो। सीक्वेंस का मतलब ये है कि यही चाहिए हमें, तो इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। दैट मीन्स हमें कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, सी वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ करना है। अब यहाँ पर टोटल बॉल्स कितनी है, 6 + 4 करोगे आप कितनी, टोटल 10 बॉल्स। अब टोटल बॉल जब सीक्वेंस की बात आती है तो इसमें से हमें 2 गेंद किस तरह से निकाल सकते हैं, तो इसकी क्या चांसेस होंगे। तो 10 टोटल कितनी है, 10 बॉल, और 10 में से आपको कितनी 2 निकालनी, तो यहाँ से आपकी टोटल आ जाएगी। चलिए इसे सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करना मैं हमेशा बताती हूँ, ऊपर जो लिखा उसका आपको फैक्टोरियल निकालना है, उसमें से आपको नीचे वाले नंबर को माइनस करना, उसमें भी फैक्टोरियल लगाना है, देन अगेन जो नीचे वाला नंबर है उसका फैक्टोरियल लिखना है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या होगा 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को 10 9 ऐसे इसको ओपन करते हैं, 8 फैक्टोरियल तक ही ओपन किया मैंने। 8 के आगे 7 6 5 4 3 2 1 तक होता है, लेकिन यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ क्यों, क्योंकि 10 - 2 क्या हो रहा है 8 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो इसीलिए मैंने इसको ओपन नहीं किया। और ये क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2 × 1 2 ही होता है, तो 2 5 10 5 9 45। दिस इज़ द टोटल, ये आपका टोटल निकल गया है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, क्या इन्होंने पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आर ऑफ द सेम कलर। अब सेम कलर मतलब या तो वाइट हो सकती हैं या फिर ब्लैक हो सकती हैं, है ना। तो सेम कलर के लिए जो कंडीशन लगेगी इसमें भी आप कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे, क्योंकि सीक्वेंस की बात करी है कि सेम कलर ही होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। तो 6 में से 2 बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी वो होती है, और लगा देंगे, क्योंकि या तो वाइट हो सकती हैं और ब्लैक हो सकती हैं, है ना। और के लिए क्या लगाएंगे हम प्लस। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6 से 2 को जब सिंप्लीफाई करो 6 फैक्टोरियल, 6 - 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल प्लस, और के लिए प्लस लगाया हमने यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, 4 - 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 6 5 और 4 फैक्टोरियल तक ही ओपन करूँगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 - 2 क्या हो जाता है 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 × 1 2 ही होती है ना। 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 2 × 1। ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। चलिए आगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 3 5 15, ये हो जाएगा 2 2 4 2 3 6, 5 + 6 कितना होगा 21, है ना। तो ये आ गई हमारी एक्सपेक्टेड। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है एक्सपेक्टेड, यानी कि 21 डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना 45। तो ये होगी प्रोबेबिलिटी। सिंप्लीफाई हो रही है क्या, चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब ये कट रहा है क्या, काट देते हैं। 3 7 21, 3 1 3, 3 5 15। तो फाइनल जो प्रोबेबिलिटी आई 7 डिवाइड बाय 15 आई। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन ही आ गया है फिजिक्स का। फिजिक्स के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। गेंद को ऊपर की ओर फेंकते समय निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल थ्रोइंग अ बॉल अपवर्ड। तो आप बॉल को ऊपर फेंको या नीचे फेंको, तो जब बॉल ऊपर जाती है नीचे आती है स्टूडेंट, तो इसके ऊपर कोई सा भी फोर्स काम नहीं करता है, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स ही इसके ऊपर काम करता है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन भी चेंज होता है ना। विस्थापन क्यों चेंज होगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस यहाँ से ऊपर जाने की बात करें, चलो ऊपर की कंडीशन ले लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो जाती है। यहाँ पर क्या होती है, स्टार्टिंग में ज़्यादा होती है, फिर कम होती जाती है, और लास्ट में जाके 0 हो जाती है। तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेग चेंज होगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाती है, क्योंकि ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है।
एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सेलरेशन चेंज होगा नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन काम करता है वो ओनली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही काम करेगा। तो यही कांस्टेंट होता है, ऊपर फेंको या नीचे आए वस्तु। तो राइट आंसर क्या होगा, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें चेंज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेटर का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? अ मॉडरेटर इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन ऑर्डर टू, अब मॉडरेटर दैट मीन्स मॉडरेट करना, कम करना, उसको मैनेज करना। दैट मीन्स किसको मैनेज करना? न्यूट्रॉन की जो गति है उसको धीमे करने के लिए, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स, परमाणु रिएक्टरों में इनकी गति को धीमा करने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ द साउंड? तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड है जो स्टूडेंट, वो किस किस पर डिपेंड करती है? नोट कर लीजिए, टेम्परेचर पर, ह्यूमिडिटी पर भी टेम्परेचर पर करती है, ह्यूमिडिटी पर भी करती है, डेंसिटी, मीडियम की डेंसिटी जिसमें साउंड ट्रेवल कर रहा है, ज़्यादा डेंस होगा कम डेंस होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होती है, वेग होता है। लेकिन जो साउंड है स्टूडेंट वो डिपेंड नहीं करता है प्रेशर। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, इट डजंट डिपेंड ऑन द प्रेशर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट किसका मापक है? नॉट इज़ द मेजर ऑफ व्हाट? तो नॉट के बारे में सुना होगा, नॉट किसका मेजरमेंट करता है? इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द शिप, जहाज की गति को नापता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में ऊर्जा किस इकाई में मापी जाती है? एनर्जी इन द फूड कैन बी मेजर्ड इन विच यूनिट? तो एनर्जी की मेजरमेंट की बहुत सारी यूनिट्स आपने सुनी होगी, कैलोरी होती है, जूल होती है ना, सेल्सियस केल्विन टेम्परेचर की होती है, एनर्जी की नहीं होती है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो हम खाते हैं, खाना खाते हैं, उसकी जो एनर्जी वो किस फॉर्म में मेजर की जाती है? कैलोरी की फॉर्म में। कहते हैं ना इतनी कैलोरी बर्न हो गई, इतनी कैलोरी चाहिए, ये वगैरह वगैरह, तो किस में मापी जाती है? कैलोरी में। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन, 60 मार्क्स कवर होंगे यहाँ पर आपके, और बहुत इसके क्वेश्चंस लो से हाई लेवल तक पूछे जाते हैं, सभी टाइप के, मीडियम क्वेश्चंस भी होंगे, लो लेवल के भी होंगे, और हाई लेवल के क्वेश्चंस भी आपको बायोलॉजी में मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं हम। किसी पौधे के तने का कठोर भाग किसके कारण होता है? द हार्ड पार्ट ऑफ अ स्टेम ऑफ अ प्लांट इज बिकॉज ऑफ, तो किसके कारण होता है? तो आपको पता होगा जो टिश्यूज़ होते हैं प्लांट में, जाइलम और फोलेम, ये दो टिश्यूज़ होते हैं, ऊतक होते हैं पौधे में, जो कि पौधे को हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ न्यूट्रिशन और वाटर सप्लाईमेंट भी करते हैं। तो अगर न्यूट्रिशन आपका रूट से लीफ तक जा रहा है, दैट मीन्स लो टू हाई, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें कौन सा टिश्यू यूज़ होगा? जाइलम, है ना। और अगर न्यूट्रिशन आपका पत्तियों से रूट तक जा रहा है तो वो कौन करेगा? वो कौन ट्रांसफ़र करता है न्यूट्रिशन? फोइलम, है ना। तो ये दो टिश्यू होते हैं। तो यहाँ पर जो है कठोर भाग किसके कारण होता है? जाइलम के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो साम्राज्य वर्गीकरण या फिर दो जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? हु हैज़ इंट्रोड्यूस टू किंगडम क्लासिफिकेशन? तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी है स्टूडेंट। तो इनको सभी डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने दिए हैं। अब उनके नाम आपको याद करने हैं, तो नाम याद करने की ट्रिक आपको बता देती हूँ मैं। कार है, कॉप, वाइट, कार। तो कार से यहाँ पर क्या होगा? पहला केरोलस लीनियस, है से हैकल, कॉप से कोपलैंड, विटेकर, वाइट से, और अगेन कार। तो ये क्या होगा? कार्ल वूज है, ये कार्ल वूज। अब ये किस किस किंगडम है? ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 किंगडम। तो 2 किंगडम किसने दिया था? स्ट्रिक्स, आप इजीली याद कर सकते हो, केरोलस लीनियस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया का एक रूप नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया हम डीपली पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, बेच चलाई जा रही है जिसमें हमने मोनेरा पूरा पढ़ा है। मोनेरा के अंतर्गत ही आते हैं बैक्टीरिया। कौन कौन से फॉर्म है उसमें? कोकस, बैसिलस, विब्रियो, ये 3 फॉर्म होती है बैक्टीरिया। और ये कौन से बैक्टीरियाज होते हैं? इट इज़ द फॉर्म ऑफ ट्रू बैक्टीरिया। लेकिन जो लिबोसा है, इट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। ये किस ग्रुप का है?
अमीबा ग्रुप का है ना, ये बिलोंग्स टू अमीबा ग्रुप। तो राइट आंसर क्या होगा, लोबोसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बैक्टीरिया की गतिशीलता के लिए जिम्मेदार है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोर्टेलिटी ऑफ द बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया में लोकोमोशन होता है, गति होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये जाते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला एंड सीलिया, है ना। तो क्या होगा राइट आंसर, फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है, तो इस तरह से अगर ये बैक्टीरिया है तो इसके लास्ट में एक पूंछ जैसा टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी हेल्प से ये क्या करता है, लोकोमोशन करता है, जिसे क्या कहते हैं, फ्लैजिला, है ना। और सीलिया क्या होता है, इस तरह से आउटग्रोइंग स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक, है ना, जिसकी हेल्प से ये अपना न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड ले लेता है और साथ ही साथ लोकोमोशन में भी ये हेल्प करता है। तो ये है फ्लैजिला एंड सीलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनों में दूध उत्पादन शुरू करने और बनाए रखने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? इनिशिएटिंग एंड मेंटेन मिल्क प्रोडक्शन इन द ब्रेस्ट, प्रोलैक्टिन, रेनिन एंड एंजियोटेंसिन, ऑक्सीटोसिन या फिर एरिथ्रोपाइटिन। तो प्रोलैक्टिन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है और ये किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ये स्त्रावित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है वह है द ओनली बर्ड दैट फ्लाइज बैकवर्ड ईस्ट। तो कौन सा ऐसा पक्षी है जो पीछे की तरफ भी उड़ सकता है? तो ऐसा पक्षी जो आप पीछे भी उड़ सकता है, आगे की तरफ और ऊपर और नीचे चारों डायरेक्शन में ये क्या कर सकता है, फ्लाई कर सकता है और अपने जो पंख हैं उन्हें रोटेट भी कर सकता है। तो वो कौन सा है, हमिंग बर्ड। और हमिंग बर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन एक और एग्जाम में पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड इज हमिंग बर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस के कारण होता है, किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस इज कॉज बाय द पैरासाइट, बैक्टीरिया, फंगस या फिर वायरस। तो हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में मुकुलन किसका एक रूप है? बडिंग इन हाइड्रा इज एन फॉर्म ऑफ। तो ये किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है? बडिंग यानी कि मुकुलन। तो ये आता है स्टूडेंट असेक्सुअल अलैंगिक प्रजनन रिप्रोडक्शन में आता है, जो कि एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है फंगाई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय समाप्ति योग्य प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन कौन सा है? विच इज़ द रीन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल एनर्जी सोर्सेज। तो ये कौन से सोर्सेज होते हैं जो रीन्यूएबल और एग्जॉस्टिबल नेचुरल एनर्जी सोर्सेज होते हैं? तो स्टूडेंट ये वो सोर्सेज होते हैं जिन्हें हम पुनः आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दैट मीन्स दे कैन बी रिप्लेनिश्ड, पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं ईजीली। वो होते हैं रीन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल एनर्जी सोर्सेस। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं स्टूडेंट? सन एनर्जी, सोलर एनर्जी तो आपने सुना ही होगा। साथ ही साथ जो प्लांट्स होते हैं सन हो गया, प्लांट्स हो गया। और प्लांट्स किस कैटेगरी में आते हैं? बायोमास की कैटेगरी में आते हैं। तो बायोमास जो है वो ऐसा सोर्सेस होते हैं जिन्हें हम पुनः आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पेड़ आप लगा सकते हो, कुछ सालों बाद आपको फिर से वो क्या वापस से हमें मिल जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। लेकिन कोल, पेट्रोलियम, केरोसिन इन्हें प्राप्त करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा साल लगते हैं, इसलिए ये नहीं आएंगे हमारे रीन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल एनर्जी सोर्सेज में, बायोमास आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस संयंत्र में किस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है? गोबर गैस प्लांट्स यूज विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट गोबर गैस में हमने सुना होगा मिथेन बहुत ज़्यादा वर्ड आता है, तो उसको याद रखने का ये तरीका, मिथेनोजेनिक बैक्टीरियाज यूज़ होते हैं, जो कि क्या होते हैं? आर्की बैक्टीरिया का टाइप है मिथेनोजेनिक। हेलोफिल्स भी आते हैं इसके अंतर्गत। 3 टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, जिसमें गोबर गैस संयंत्र में मिथेनोजेनिक जो है बैक्टीरियाज का उपयोग किया जाता है, जो क्या करते हैं? मिथेन रिलीज करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीड़, देवदार, स्प्रूस, लार्च और सरू प्रसिद्ध लकड़ी देने वाले पौधे हैं, जिनमें से कई भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से पाए जाते हैं। ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में, ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा लंबे लंबे पेड़ होते हैं, स्ट्रक्चर आपने देखा होगा इस तरह से, है ना। तो ये क्या देवदार, चीड़ के पेड़ होते हैं। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं प्लांट की? तो ये सब स्टूडेंट किस में आते हैं? जिम्नोस्पर्म्स की कैटेगरी में आते हैं। ये जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर्स
और फ्रूट्स नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें फ्लावर्स ही नहीं होंगे, फ्रूट्स कहाँ से मिलते हैं, फ्लावर से मिलते हैं। अब फ्लावर्स ही नहीं होंगे तो फ्रूट्स भी नहीं होते, लेकिन इनमें सीड्स होते हैं। सीड्स होते हैं, लेकिन सीड्स किस टाइप के होते हैं, नॉट इनक्लोज्ड इन एन ओवल, मतलब एक आवरण में नहीं होते हैं, बिना आवरण के अनावृत बीज जिन्हें कहा जाता है वो प्रेजेंट होते हैं, वो कहते हैं, उन्हें कहा जाता है जिम्नोस्पर्म्स प्लांट, है ना। तो ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे मिट्टी से घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं और उन्हें किस में परिवर्तित कर देते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब डिसॉल्व्ड नाइट्रेट्स फ्रॉम द सॉइल एंड कन्वर्ट इनटू फ्री नाइट्रोजन। एट लास्ट फाइनली जो प्रोसेस होती है उसमें फ्री नाइट्रोजन क्रिएट होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में कहा जाता है जिसे नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसमें फाइनली फ्री नाइट्रोजन मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया किसके द्वारा हो सकती है, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कैन टेक्स प्लेस बाय हेटेरोसिस कहा जाता है उसे, या फिर फ्यूजन, फ्यूजन तो जुड़ना होता है ना कि डिवाइड होना, माइटोसिस, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो माइटोसिस प्रोसेस कहलाती है सेल डिवीज़न की प्रोसेस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट सेक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड, तो कैल्सिटोनिन होता है, ट्राईआइडोथायरोनिन ये भी होता है, थायोसिन और थायरक्सिन, थायरक्सिन तो होता ही, लेकिन जो थायोसिन है वो सेक्रेट नहीं होता है थायराइड ग्लैंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन्स, द हार्मोन दैट प्रोड्यूस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द मेल इज, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मीन्स दाढ़ी आना, मुंह पर डीपर वॉइस डीप हो जाना, फेशियल हेयर आना, दीज आर दी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मेल्स की। तो ये जो होती है किस हार्मोन्स के कारण होती है, टेस्टोस्टेरोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेक्शन है केमिस्ट्री का, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपके लिए 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से भी आपको 60 मार्क्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। जिस तरह से बायोलॉजी का लेवल रहता है उसी तरह से केमिस्ट्री का भी लेवल रहता है। क्वेश्चन कर लेते हैं हम, CNG को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है, वाई CNG इज़ नोन एज इको फ्रेंडली, क्यों कहते हैं CNG को इको फ्रेंडली, क्योंकि इको फ्रेंडली वही होना चाहिए जो ज़्यादा पॉल्यूटेंट रिलीज़ ना करे, जिसमें ज़्यादा प्रदूषकों की मात्रा कम हो। तो सबसे ज़्यादा प्रदूषक कौन सा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम होती है, इट कंटेंट्स वेरी लिटिल कार्बन मोनोऑक्साइड, इसीलिए CNG को है इको फ्रेंडली, पारिस्थितिक मैत्रीपूर्ण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच कैटेगरी ऑफ रिएक्शन डज द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन बिलोंग, निम्नलिखित में से रासायनिक अभिक्रिया किस श्रेणी में आती है, NaCl और AgNO3 की रिएक्शन हुई है यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की, तो यहाँ पर क्या बना है NaNO3। अब देखिए यहाँ पर ये किससे ज्वाइंट हो गया, इसके साथ, और क्लोरीन इसके साथ Ag के साथ ज्वाइन हो गया, तो दैट मीन्स रिप्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, रिप्लेसमेंट नहीं बोल सकते आप, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, 2 बार हुआ है ना, इट्स हैपन 2 टाइम, इसीलिए ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है, CO2 when passed in excess in lime water turns colorless again because of, जब कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप लाइम वाटर जो है उसमें पास करते हो तो फिर से वो कलरलेस हो जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी में। क्यों हो जाता है, क्या बन जाता है, क्या सब्सटेंस क्रिएट होता है, प्रोडक्ट क्रिएट होता है जिससे कि वो कलरलेस हो जाता है, इसका क्या कारण है, बिकॉज ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। आप रिएक्शन देखोगे तो रिएक्शन में क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ नोन एज लाइम वाटर। तो लाइम वाटर में आप एक्सेस CO2 पास करोगे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाती है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट क्रिएट कर लेती है, दिस इज़ द कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से अगेन क्या हो जाता है, पानी फिर से क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है ना, पहले दूधिया होता है फिर कलरलेस हो जाता है अगेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट विद द स्टीम टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से अभिक्रिया करती है। तो स्टूडेंट
रिएक्टिविटी तो हमने पढ़ी है कि हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी मेटल्स होती है वो मोर रिएक्टिव होती है, और हाइड्रोजन के नीचे जितनी भी मेटल्स होती है वो नॉन रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव होती है, जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर, कॉपर। मुझे नीचे वाली याद है, मैं हमेशा नीचे वाली ज़्यादा याद करती हूँ क्योंकि वो कम है और याद भी हो जाती है। उसके अलावा जितनी भी बची कुची वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है। गोल्ड, प्लेटिनम ये लेस रिएक्टिव होती है, बहुत रेयर कंडीशन में रिएक्शन करती है और डिस्प्लेस करती है हाइड्रोजन का, या फिर हाइड्रोजन मुक्त करती है। इसके ऊपर जितनी भी होती है वो क्या करती है, ज़्यादा रिएक्टिव लेती है यहाँ की। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है स्टीम के साथ रिएक्शन। तो स्टीम के साथ रिएक्शन कॉपर तो ऑब्वियसली कॉपर सिल्वर तो करेंगे नहीं, लेकिन हाइड्रोजन के जस्ट ऊपर लेड भी होता है। तो लेड स्टीम के साथ जो है कम रिएक्शन परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम क्या होगा, रिएक्शन करेगा स्टीम से और मेटल ऑक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस कर देगा, रिलीज कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट पेसमेकर में किस रेडियोधर्मी तत्व का उपयोग किया जाता है? विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज इन द हीट पेसमेकर? हीट पेसमेकर आप सभी को पता होगा कि जो हमारी हार्ट की रिदम है, हार्ट बीट है, वो एब नॉर्मल अगर हो जाती है तो उसको नॉर्मल करने के लिए पेसमेकर लगाया जाता है ना। तो ये जो पेसमेकर है ये इसमें किस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज़ किया जाता है? प्लूटोनियम का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है, द नेचुरल सोर्सेज ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज, क्या क्रूड ऑयल है, बायोमास, कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर नन ऑफ दिस? तो राइट आंसर क्या होगा, क्रूड ऑयल। मैक्सिमम हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो क्रूड ऑयल से मिलते हैं, जिसमें क्या आता है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, है ना, इसे क्रूड ऑयल कहा जाता है इन सभी का कॉम्बिनेशन को, जिससे हमें मैक्सिमम हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये कंबस्टिबल होते हैं, और जैसे ही इनका दहन किया जाता है, इन्हें कंबस्ट किया जाता है, तो ये क्या कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी लॉट्स ऑफ हीट रिलीज़ करते हैं। स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ की जाती है, इसीलिए तो एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है इनको। तो राइट आंसर क्या होगा, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए प्योर मैटर? प्योर मैटर, अब यहाँ पर ब्रास, इट्स नॉट अ प्योर, इट्स अ मिक्सचर, एयर ऑल्सो मिक्सचर, आयरन ऑल्सो मिक्सचर, इट्स नॉट अ प्योर। आप एफी जो बात कर रहे हैं प्योर आयरन की, उसकी बात नहीं हो रही है, पर लोहे में भी मिक्सचर होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या है, एक प्योर मैटर है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, प्योर मैटर, दैट मीन्स इट इज अ कंपाउंड, यौगिक होता है प्योर मिक्सचर का मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल के धात्विक घटक क्या है? व्हाट आर द मेटेलिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द हार्ड वाटर? तो वाटर में हार्डनेस जो होती है वो किसके कारण होती है, ऐसा इन्होंने पूछा है। तो हमने बहुत बार पढ़ा है, कैल्शियम, मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, इनके कारण हार्डनेस होती है। आयरन के कारण भी होती है, आपने देखा होगा कहीं कहीं पर जो है पानी पीले कलर का हो जाता है, कपड़ों को अगर वॉश किया जाता है ऐसे पानी से जिसमें आयरन कंटेंट होता है तो येलो कलर के स्ट्रेन बन जाते हैं कपड़ों के ऊपर। तो आयरन के कारण भी हार्डनेस होती है। अब यहाँ पर एक बात ये नोट कर लीजिए कि एक टेम्परेरी होती है और एक होती है परमानेंट। टेम्परेरी बहुत ज़्यादा इजी वे में आप रिमूव कर सकते हो हार्डनेस वाटर की। परमानेंट को रिमूव करने में थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस भी होती है और बहुत मुश्किल से ये हटती है ना। तो टेम्परेरी जो हार्डनेस होती है वाटर की वो किसके कारण होती है, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन दोनों के कारण हार्डनेस होती है, वी नो दैट। बट कार्बोनेट्स होते हैं, अगर कार्बोनेट्स होंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो दीज is responsible for the temporary hardness or permanent hardness because of the chlorides and sulfides of the magnesium and calcium। तो ये पूछा जा सकता है, हार्डनेस तो पूछा, हार्डनेस से रिलेटेड ये टेम्परेरी परमानेंट का भी पूछा जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो फिलहाल हमारा जो आंसर है स्टूडेंट वो क्या होगा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड ऑल्सो आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? व्हाट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन? इज़ इट स्टील, कास्ट आयरन, पिग आयरन, या फिर रॉट आयरन यानी कि पिटवा लोहा? तो पिटवा लोहा जो है वो शुद्धतम रूप होता है, इसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो होता है प्योरेस्ट होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर माउथ वॉश और टूथपेस्ट में एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज कॉमनली यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक इन माउथ वॉशेस एंड टूथपेस्ट? तो आपने बहुत बार टीवी में एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा स्टूडेंट, नमक वाला पेस्ट आ गया है, बहुत ज़्यादा आपके जर्म्स को ख़त्म करेगा, दांतों के, टिथ के। तो जर्म्स, नमक क्या है? NaCl, है ना। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है स्टूडेंट, ये क्या होता है, इनमें यूज़ किया जाता है एज अ एंटीसेप्टिक। तो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पर नहीं जाना है, नेचुरल वे में ही हमें लाइफ जिए तो ज़्यादा अच्छा है स्टूडेंट। तो आप अगर प्रॉब्लम है तो नमक का कुल्ला कर सकते हो, माउथ की प्रॉब्लम है, टिथ प्रॉब्लम है, वो कुछ हद तक ठीक कर सकते हो, है ना। इसीलिए ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पर नहीं जाना है। तो फिलहाल चलो, ये तो एडवर्टाइजमेंट की बात हो गई, हमारे आंसर पर आते हैं। क्या क्वेश्चन क्या था कि एंटीसेप्टिक की तरह क्या यूज़ किया जाता है इनमें? तो क्या यूज़ किया जाता है? सोडियम क्लोराइड NaCl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल जल मिश्रण से पानी को अलग किया जा सकता है। व्हाट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अल्कोहल वाटर मिक्सचर बाय? तो स्टूडेंट, लिक्विड मिक्सचर जब भी बात आती है तो डिस्टिलेशन मेथड तो आती ही आती है, आसवन विधि। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं, उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ना, वो डिफरेंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस होता है क्वथनांकों में। क्वथनांक क्या होते हैं? उनके अलग अलग होते हैं। तो जो इसका क्वथनांक कम होगा वो पहले निकल जाएगा, और जिसका क्वथनांक और ज़्यादा होगा वो बाद में निकलेगा, रिलीज़ हो जाएगा, है ना, एज अ गैस, एज अ जो भी जिस फॉर्म में भी वो रिलीज़ होता है। तो डिस्टिलेशन मेथड बेस्ट वे टू सेपरेट लिक्विड मिक्सचर, है ना, बेस्ड ऑन दी बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की चमक किसके कारण होती है? द लश्यर ऑफ द मेटल इज बिकॉज ऑफ, क्या उसमें हाई पॉलिश होती है, पॉलिश की जाती है? नो। हाई डेंसिटी ड्यू टू द क्लोज्ड पैक ऑफ एटम्स? नो। गुहाओं की उपस्थिति के कारण? एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट, लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैविटीज, एब्जॉर्ब कर लेंगे तो क्या लाइट हमें कब दिखाई देगी, चमक हमें कब दिखाई देगी? जब रिफ्लेक्ट होगा। एब्जॉर्प्शन से क्या होता है? रिफ्लेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके कारण वो क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसके कारण हमें धातुएं चमकदार दिखाई देती है, शाइनी दिखाई देती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट लाइट। तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस के स्थान पर हीलियम गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है? हीलियम गैस इज यूज्ड इन गैस बलून इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये मोर स्टेबल होती है, लाइटर देन हाइड्रोजन, नॉन कंबस्टिबल, या फिर मोर अबंडेंट देन हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट, हीलियम नोबल गैस की कैटेगरी में आती है, जो कि नोबल गैसेस ज़्यादातर नॉन कंबस्टिबल होती है, गैर ज्वलनशील, अज्वलनशील, जलती नहीं है, इसीलिए राइट आंसर क्या होगा? इट इज़ अ नॉन कंबस्टिबल देन हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पानी को स्टरलाइज करने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिवली यूज फॉर द स्टेरलाइजिंग ऑफ वाटर? अब ये स्टेरलाइजिंग क्या होता है? स्टेरलाइजिंग का मतलब ये है स्टूडेंट कि वाटर से जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, जीवाणु, विषाणु, उनको क्या करना? सेपरेट करना या फिर किल करना, उन्हें मारना क्या कहलाता है? स्टेरलाइजिंग कहलाता है। जैसे हमारा वाटर क्या हो जाए, थोड़ा प्योर हो जाए, पीने लायक हो जाए ना। तो ये जो मैक्सिमम है किस मेथड से किया जाता है, किसका यूज़ किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या कर देता है? इट रिलीजेस क्लोरीन, ये क्लोरीन रिलीज़ करता है, और क्लोरीन क्या काम करती है? डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करती है, किल पैथोजेंस को किल कर देती है ना, इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस किसके कारण नहीं पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस इज नॉट फाउंड इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द व्हाट रीज़न? तो आप सभी को पता होगा स्टूडेंट कि सबसे ज़्यादा जो है हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, और कुछ तो इनर्ट गैसेस भी प्रेजेंट होती है। कौन सी प्रेजेंट होती है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ऐसी कौन सी इनर्ट गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में पाई जाती है सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, है ना, वो आपको कमेंट करना है। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है? बिकॉज इट इज़ हाईली इनफ्लेमेबल,
ये ज्वलनशील होती है? ज्वलनशील तो रीज़न नहीं हो सकता। या फिर इट इज़ द लाइटेस्ट गैस, या इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, प्लांट एब्जॉर्ब कर ले, प्लांट क्यों करेंगे, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे ना। इट इमीडिएटली कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ऐसा होता तो पानी की कमी ही नहीं होती, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर की कंबाइन हो के वाटर क्रिएट कर लेती है ना। तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारी जो अर्थ की ग्रेविटी है ना, इसको क्या करती है, खींच लेती है, इसको पुश कर लेती है, बिकॉज इट इज़ लाइटेस्ट गैस, ये सबसे हल्की होती है, इसलिए एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होती। मेन बात ये है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा कंप्लीट 50 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर। इसी तरह के टेस्ट पेपर नर्सिंग असिस्टेंट की एग्जाम से रिलेटेड अगर आप और ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हो तो हमारी जो टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है उसको फॉलो कीजिए, वहाँ पर आपको नर्सिंग असिस्टेंट के और भी टेस्ट पेपर जो हम कर चुके हैं वो मिल जाएंगे।